भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान के चल रहे सीरीज फंडामेंटल राइट पार्ट 5 में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 20 अपराध के विरुद्ध दोष सिद्ध से संबंधित संरक्षण एवं अधिकार, आर्टिकल 21 आपके जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार और आर्टिकल 22 मनमानी तरीके से गिरफ्तारी के विरुद्ध आपका संरक्षण एवं अधिकार। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में 6 अधिकार आपके हैं। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में अधिकारों को एक सूची है जिसमें से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से हथियार रहित सम्मेलन एवं सभा करने का अधिकार, समिति या संगठन या संगम बनाने का अधिकार, उसके बाद आते हैं कहीं भी संचरण यानी कहीं भी घूमने का अधिकार, किसी भी देश के किसी भी हिस्से में बसने का और निवास करने का स्थान और अधिकार, तथा आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार। ध्यान दें, संविधान के मूल में जो संविधान प्रारंभ में जो संविधान था उसमें हमारे 7 अधिकार थे। एक था हमारा संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है 300 क के तहत। तो हम इसको पहले समझते हैं। पहला हमारा है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत जो आपको अधिकार मिले हैं वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से बोलने का अधिकार, डिबेट करने का अधिकार, और आर्टिकल 19(1) के तहत 1985 में एक इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ का एक केस आया था जिसके अंतर्गत मीडिया को आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही रखा गया है, और इसके साथ ही आरटीआई आपके आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यानी कि विचारों का आदान प्रदान, बातों का आदान प्रदान। इससे क्या होता है कि एक नया विचार सामने आता है। एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी ऑन लिबर्टी। उसमें ये लिखा है कि कोई भी विचार पूर्ण रूप से गलत नहीं होता है, उसमें जो हमें अच्छे लगते हैं उसमें कुछ सच्चाई होती है तभी अच्छे लगते हैं। यदि हम किसी भी विचार को पूर्ण रूप से बंद कर देंगे, पूर्ण रूप से रोक लगा देंगे, तो उसमें अच्छाई और सत्य के जो तत्व रहेंगे वो भी समाप्त हो जाएंगे। दूसरा इनका तर्क यह है कि कोई भी विचार जब उत्पन्न होते हैं तो 2 विचारों के संघर्ष से जो तीसरा विचार उत्पन्न होता है वह उन 2 विचारों से अच्छे होते हैं, तो इसीलिए पूर्ण रूप से किसी विचार को रोकना नहीं चाहिए। तीसरा इनकी अवधारणा ये थी, कॉन्सेप्ट यह था कि कोई भी विचार किसी भी परिस्थिति के अनुसार बनता है, और अगर उस विचारों पे परिवर्तन नहीं हुआ और उसकी प्रासंगिकता अगर हम नहीं बनाए होते तो वह विचार रूढ़िवादी हो जाती है। चौथा इनका है कि कोई भी विचार भविष्य में उसकी प्रासंगिकता बनी रहे, इसलिए विचारों का आदान प्रदान, विचारों का विरोध, विचारों का समर्थन, ये आपको निष्पक्ष छूट और अधिकार आपको मिलनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए सती प्रथा एक समय पे समाज द्वारा प्रमाणित किया गया था कि ये सही है, लेकिन आज सती प्रथा को बैन कर दिया गया है। विचारों की उत्पत्ति हुई, विचारों का आदान प्रदान हुआ, विचारों का संघर्ष हुआ, तभी तो ये मन में विचार आया कि नहीं ये चीज़ गलत है। उसके बाद एक गैलीलियो थे जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, जबकि रोम में यूरोप के जो पादरी थे उनके ईसाइयों के धार्मिक पुस्तक के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और ग्रह उसकी चर्चा करते हैं। समय के साथ उनको गलत ठहराया गया था, लेकिन आज गैलीलियो के ही सिद्धांत पे पूरी भूगोल चलती है। तो ऐसे में विचारों को रोकना और विचारों पे बैन लगाना ये कहीं न कहीं संविधान की एक हत्या होती है। तो आर्टिकल 19 में ये आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता दिया गया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कोई भी विचार आप दे सकते हैं, लेकिन इसका आपको ख्याल रखना होगा कि आपके दिए गए वक्तव्य या आपके बोले गए विचार से किसी को कोई नुकसान न हो। तो संविधान के माध्यम से ही इन विचारों पे युक्तियुक्त निर्बंधन और रोक करने का प्रयास किया गया है। तो आप क्या है, अपने विचार कब और किन परिस्थितियों में नहीं उजागर कर सकते, नहीं बोल सकते हैं। पहला इसमें क्या है कि देश की एकता और अखंडता। पहला क्या है, 19(2) में
इससे संबंधित जो है आपके रोकने के या युक्ति निर्बंधन यानी कि रोक लगाने से संबंधित है। तो आप किन किन परिस्थितियों में जब पहले कि भारत की एकता और स्वतंत्रता, फिर उसके बाद न्यायालय की अवमानना, उसके बाद मानहानि, यानी कि अगर आपको आर्टिकल 19 में यह छूट दिया गया है कि आप कोई भी बात बोल सकते हैं, कोई भी विचार अपना रख सकते हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा किसी अन्य व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन न हो। जैसे कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को जाति, नाम या फिर किसी इस प्रकार से उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं तो मानहानि आप पे हो जाएगा, और धारा 499 के तहत यह एक कारावास और दंडनीय अपराध है। ठीक है। इसके बाद शिष्टाचार, सदाचार और अपराध को, यदि आपका कोई विचार, आपका कोई वक्तव्य अपराध को बढ़ावा दे रहा है, जैसे अगर आप कोई धार्मिक या फिर कोई नेता हैं और आप कोई ऐसा वक्तव्य बोल रहे हैं जिससे एक समाज में उग्रता उत्पन्न हो जाए, तो इस आधार पे भी आपको रोका जा सकता है। इसके अलावा किसी देश से हमारा शांतिपूर्ण संबंध है, किसी मैत्रीपूर्ण संबंध है किसी देश के साथ, तो आप उस देश के विरुद्ध भी मनमानी तरीके से नहीं बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 19(1) में राइट टू फ्रीडम के तहत स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता थी, तो उसी को रोक लगाने के लिए आर्टिकल 19(2) के सब क्लॉज में कि आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 के ए में जो है उसको रोकने का अधिकार है। इसके बाद हम दूसरा समझते हैं आर्टिकल 19(1) के बी में, यानी कि यह है कि इसमें यह कहा गया है कि शांतिपूर्ण व हथियार बिना या हथियार रहित सम्मेलन या सभा करने का अधिकार। जैसे आप कोई जुलूस निकालते हैं, कोई सभा करते हैं, तो आर्टिकल 19 में संविधान में अपने विचारों को सभा के माध्यम से प्रस्तुत करने का संविधान ने आपको अधिकार दिया है। लेकिन आर्टिकल 19(3) के तहत, आर्टिकल 19 की सब क्लॉज 3 के तहत इस पर रोक लगाया जा सकता है जब आप कोई लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर को क्षति पहुंचाते हैं, सदाचार या फिर कोई आपको ऐसा वक्तव्य फैलाते हैं, बोलते हैं, या फिर आपका सभा या जुलूस इस प्रकार से उग्रता फैलाता है, तो उस पर रोक लगाया जाता है। तीसरा जो है आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज सी, यानी कि संगम या समिति बनाने का अधिकार। संगम या समिति बनाने का अधिकार। इसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज सी में संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। और आप जैसे कि जो दल बनते हैं, संगठन बनते हैं, ये आपके संविधान के आर्टिकल 19 में ही है कि आप एक समूह बना लें, दल बना लिए, आपके आर्टिकल 19 में है। लेकिन जब आपका दल या समिति या संगठन किसी प्रकार से अवैधानिक कार्य करे या मोरालिटी के अगेंस्ट काम करें, तो उस पर रोक लगाया जा सकता है, जिसमें आर्टिकल 19 सब क्लॉज 4 के तहत इन पर रोक लगाया जा सकता है। और रोक का कारण क्या हो सकता है? रोक का कारण ये हो सकता है कि मोरालिटी, सदाचार, पब्लिक ऑर्डर यानी कि लोक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता और उसकी अखंडता। जैसे कि मान लीजिए अभी किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन के आड़ में कुछ खालिस्तानी संगठन, लश्कर-ए-तैयब, अगर ये संगठन बनाकर अगर यह कहें कि नहीं ये हमारा फंडामेंटल राइट है हमें संगठन बनाना, तो अगर आपका संगठन देश विरोधी कार्यों में संलिप्त है या किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त है, तो उस पर आर्टिकल 19(4) के तहत उसको बैन किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज डी हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज डी, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से संचरण करने का अधिकार, यानी कि फ्रीडम टू मूव, यानी कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप
कहीं भी घूमने का आपको अधिकार आपके आर्टिकल 19 के 1 के सब क्लॉज डी में मिला है। लेकिन इस पे समय के साथ कानून बनाकर राज्य सरकारें या फिर केंद्र सरकार आपको रोक लगा सकती है, और वह आर्टिकल 19(5) के तहत है। इसका कारण क्या है कि अगर किसी आप जनजातीय क्षेत्र में चले जाते हैं, यदि आप किसी जनजातीय क्षेत्र में चले जाते हैं, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में, तो उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह रोक केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगा सकती हैं, सदाचार के लिए लगा सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बहुत आपराधिक श्रेणी का कोई क्षेत्र है, या फिर कोई बहुत दुर्घटना का क्षेत्र है, या फिर कोई खतरे का क्षेत्र है, और अगर आप यहाँ पे जिद यह करें कि नहीं ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकता हूँ, घूम सकता हूँ, तो यह आर्टिकल 19 के 1 के सब क्लॉज 5 के तहत यह आपको रोक लगा सकता है गवर्नमेंट या फिर प्रशासन। उसके बाद हमारा अगला है कि राइट टू रिसाइड, यानी कि कहीं भी आबाद रूप से निवास करने का स्थान, निवास करने का अधिकार। देखिए इसमें यह कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 19(5) में ही इससे संबंधित एक रोक करने के लिए कानून है एक आपका। उसमें यह है कि आप किसी भी राज्य क्षेत्र में रोक लगाया जा सकता है, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्यों में वहाँ के जनजातियों के लिए, वहाँ के आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए, वहाँ की जनता की रक्षा करने के लिए, वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार जो है या फिर वहाँ का जो है लोकल कानून जो है आपको रोक सकता है। इसके बाद हम अगली कड़ी में आते हैं कि फ्रीडम टू ऑक्यूपेशन, यानी कि व्यवसाय करने का अधिकार। उन्नीस 1F के तहत फ्रीडम टू ऑक्यूपेशन, व्यवसाय का अधिकार, व्यवसाय या व्यापार का अधिकार। जैसे कि आप भारत के क्षेत्र में संविधान आपको आर्टिकल 19 के तहत यह अधिकार देता है कि आप कोई भी पेशा, कोई भी व्यापार चुन सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 के तहत यह रोका जा सकता है। ये किन किन अधिकारों पे, इन अधिकारों को आपको रोका जा सकता है, किन किन कानून के तहत। पहला क्या है कि सरकार या फिर राज्य सरकार कोई एक योग्यता संबंधित, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास डिग्री MBBS की डिग्री नहीं है, मेडिकल की कोई डिग्री नहीं है, और आप कहें नहीं मैं तो पेशा डॉक्टरी चुनना चाहता हूं, तो उसमें सरकार रोक लगा सकती है। कोई तकनीकी योग्यता आवश्यक कर दे साधारण जनता के हित में, जैसे कि मान लीजिए गांजा, अफीम, ये जो नशीली पदार्थें होती हैं, इनका भारत में मतलब बैन है। इसको आप कोई भी बिना लाइसेंस प्रणाली के लिए आप कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यह कहें कि आर्टिकल 19 में हमको अधिकार है कि हम कोई भी पेशा चुन सकते हैं, तो सरकार जो है जनता के हित के लिए आप पे आर्टिकल 19(6) के तहत ये रोक लगा सकती है। इसमें आर्टिकल 19 में आपका लगभग 7 अधिकार, तो 7वां अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार था कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार है। लेकिन इसमें समस्या यह होती थी कि 1972-73 के बाद जब देश में बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा था, तो लोगों की भूमि लेना पड़ रहा था भूमि अधिग्रहण बिल के माध्यम से, रोड, हाईवे, नाला, बांध बनाने के लिए। तो ऐसे में आर्टिकल 19 जो है 19 का 7 जो है, जो संपत्ति का अधिकार था, वो बांधा बन रहा था। तो इसीलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इस कानून को इस फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया, और उसको एक विधिक और कानूनी अधिकार मात्र 300 क के तहत निर्धारित कर दिया गया। अब इसमें हम आते हैं अगली कड़ी में, आर्टिकल 20 में आते हैं। आर्टिकल 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण।
इसको समझिए, आर्टिकल 20 एक्चुअली है क्या। जैसे कि आर्टिकल 20 जो है, कोई अपराध घटित हो गया, उस अपराध में अपराध जब सिद्ध हो जाता है तो सिद्ध हो तो मनमानी तरीके से सरकारें आपके किसी अपराध को प्रमाणित न कर दे, इससे संबंधित कानून है। जैसे क्या है कि पहला क्या है कि भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण। आर्टिकल 20(1) यानी कि भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण। इसमें मतलब यह है कि कोई भी घटना अगर घटित हो रही है तो उस घटना में तारीख, दिन और समय रहना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यदि कोई घटना घटित हुआ है और उस दिन उस समय में अगर उस घटना से संबंधित कोई विधि या कानून नहीं है तो उसको दोषी करार नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आज कोई हत्या हुआ और उस हत्या से संबंधित कोई यदि कानून पहले से है तो तभी उसको अपराधी दोष सिद्ध किया जाएगा। आज ही अपराध का कोई उस हत्या का कानून बनाकर उसको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। जैसे कि मध्य प्रदेश में एक कानून आया था कि नाबालिग लड़की के साथ यदि कोई गैंग रेप करता है तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब ध्यान देने वाले की बात है, जिस दिन वो कानून बना उसके पश्चात अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो उनको फांसी दी जाएगी, न कि कोई ऐसा गैंगरेप कर दिया गया उसको। यानी कि जिस दिन कोई कानून बनता है तत्पश्चात उसके पश्चात ही वह लागू होता है और वह अपराध की श्रेणी में किसी घटना को लाता है। तो पुराने किसी अपराध के लिए आपको नए तरीके से कानून बनाकर आपको दंडित नहीं किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 20(1) में कहा गया है। दूसरा क्या है, आर्टिकल 20 का क्लॉज 2, इसमें यह कहा गया है कि दोहरे सजा से बचाओ। दोहरे सजा से बचाओ यानी कि दोहरे दंड से संरक्षण। इसका मतलब यह है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार आपको सजा नहीं मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी घटना से संबंधित देश के अन्य क्षेत्रों में एफआईआर होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई नेता कोई वक्तव्य बोल देता है, कोई व्यक्ति कोई वक्तव्य बोल देता है, तो उससे संबंधित जो है जनता में आक्रोश उत्पन्न हो जाता है और अन्य राज्यों में एफआईआर दर्ज होता है। तो सभी एफआईआरों को मर्ज कर उसकी ही सुनवाई की जाएगी। ये नहीं कि अलग अलग एफआईआरों के लिए अलग अलग उनको दंड दिया जाएगा। यानी एक ही अपराध के लिए बार बार दंड या फिर दोहरे दंड से बचाव करने के लिए आर्टिकल 20 के सब क्लॉज में 2 में ही आपको अधिकार है। लेकिन अगर कोई आपने अपराध किया है और उसका संबंध किसी विभाग से है तो विभाग अपना अलग से आपको सज़ा दे सकता है, जो दोहरे सज़ा के प्रावधान में वो नहीं आता है। तीसरा आपका है अपने ही विरुद्ध गवाही करने से संरक्षण। 20 का क्लॉज 3 अपने ही विरुद्ध गवाही करने से। तो यदि आपको कोई पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है और आपको मारकर यह कहती है कि नहीं तुम इस घटना को इस अपराध को स्वीकार करो कि एक अपराध तुमने किया है, तो यही आपकी भलाई है कि बिना कहे समझे उसकी बातों को मान लीजिए। जहां वो हस्ताक्षर करने के लिए कहे, जो भी वो अपराध मानने के लिए कहे, इससे देखिए लाभ यह होगा कि आप उनके मार से बच जाएंगे और आपका जो गवाही किए रहेंगे थाने के अंदर, जो आप गवाही किए होंगे वो न्यायालय में मान्य नहीं होता है। तो आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही विरुद्ध गवाही नहीं कर सकता है। यानी कि उसको यह नहीं दबाव बनाया जा सकता है कि तुम स्वीकार करो कि तुमने यह अपराध किया। ठीक है, तो आइए हमने आर्टिकल 20 को आसानी से समझ लिया। अब इसको एक ही लाइन में पूरा समझ लेते हैं। आर्टिकल 20(1) के तहत आपको भूतलक्षी दंड से बचाव से संबंधित अधिकार है, यानी कि पिछले किसी अपराध के लिए नया कानून बनाकर उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्या है, आर्टिकल 20 का 2 जो दोहरे सजा या दोहरे दंड के विधि के बचाव से संबंधित संरक्षण है, और आर्टिकल 20 का 3 जो अपने ही विरुद्ध गवाही करने के अधिकार से संरक्षण करने का अधिकार देता है। ठीक है, अब इसमें चलते हैं हम आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इसको कहते हैं राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी।
यानी कि जीवन जीने का अधिकार और निजता का अधिकार, ये आपके फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया। यानी कि किसी भी व्यक्ति को बिना दंड से, यानी फिर बिना न्यायालय बिना विधि के माध्यम से उसको आप हत्या नहीं कर सकते हैं या उसको आप मौत नहीं दे सकते हैं। इसीलिए भारत में जो है फांसी या फिर मृत्यु दंड बहुत कम ही लोगों को मिलता है। कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 21 का एक तरीके से उल्लंघन होता है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जीने नहीं दिया जा रहा है, उसको मजबूर किया जा रहा है, तो वह आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। और आर्टिकल 21 में दो चीज़ें, सिर्फ जीना नहीं, आपको गरिमापूर्ण रूप से जीवन जीने का अधिकार है। यानी कि आप अपनी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ आपको जीने का अधिकार है। और साथ में आपकी प्राइवेसी, यानी कि आप अपनी निजता के साथ क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, आपको अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, विवाह किससे करना है, प्रेम किससे करना है, यह सब आर्टिकल 21 में आपका प्रावधान है। तो इसमें सबसे जो है कि व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह आर्टिकल 21 में इसका संरक्षण दिया गया है। और इसमें हम पहले ये देखेंगे कि इसमें एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य जो है 1950 में केस आता है, एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में। तो आर्टिकल 21 को डिफाइंड किया गया था कि आर्टिकल 21 में सिर्फ जीवन जीने के ही अधिकार को आर्टिकल 21 माना गया। लेकिन मेनका गांधीवाद में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, यानी कि जब मेनका गांधी 1978 में जनता पार्टी की जब सरकार आई थी, तो उन्होंने जनता पार्टी की सरकार के समय मेनका गांधी की पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था और उनको विदेश जाने से रोका गया था। तो कहीं न कहीं इनके गरिमा को ठेस पहुंचा था। तो मेनका गांधी ने अपने आर्टिकल 21 के तहत केस किया था कि मुझे जीवन जीने का अधिकार मिला है, इसको सम्मान के साथ नहीं जीने दिया जा रहा है। तो मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जीवन जीने का अधिकार सिर्फ जीवन जीने तक ही नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण और सम्मान तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, तो ये हमने समझ गए। और इसमें जीवन जीने के अधिकार को कोर्ट ने, न्यायालय ने समय समय पर एक्सप्लेन किया है। तो जिसमें आपका भोजन का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ये आपके आर्टिकल 21 में आया है। उसके बाद आर्टिकल 21 क में हम ये देखेंगे, आर्टिकल 21 क में शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 21 क और ए में शिक्षा का अधिकार है, यानी कि राइट टू एजुकेशन। इसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। यह 86वें संविधान संशोधन 2000 में आया था। उसके बाद आपके मन में ये प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर, अगर हमें जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत, तो क्या हमें मरने का भी अधिकार है? नहीं, आर्टिकल 21 के तहत मरने का अधिकार नहीं है। लेकिन आर्टिकल 21 के तहत यूथनेसिया का अधिकार है। यूथनेसिया मतलब जो है कि इच्छा मृत्यु। जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है और जब मेडिकल टीम ये अप्रूव्ड कर देती है कि नहीं, इन्हें अब बचाया नहीं जा सकता है और इनके शरीर में बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, तो उनको उनकी दुखों से मुक्ति करने के लिए यूथनेसिया, जो बहुत हल्की कम पीड़ा के साथ उनकी मृत्यु होती है, तो ये न्यायालय के माध्यम से आर्टिकल 21 के तहत आपको अधिकार है कि यदि आपको कोई शारीरिक पीड़ा है और उसका कोई इलाज संभव नहीं है, तो आपके परिवार से संबंधित सदस्य यूथनेसिया के लिए आर्टिकल 21 के तहत, ये फंडामेंटल राइट के तहत ये मांग कर सकते हैं कि उनको इच्छा मृत्यु दिया जाए। अब ध्यान देने वाली बात है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना को आर्टिकल 21 के तहत एक विधिक व्यक्ति का दर्जा दिया है। 2007 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना को एक विधिक व्यक्ति का दर्जा दिया है। यानी कि उत्तराखंड में यदि कोई गंगा और यमुना को किसी केमिकल, रसायन या फिर किसी प्रकार से क्षति पहुंचाता है, तो जो एक दंड एक सामान्य व्यक्ति के लिए होता है, वही दंड
उस गंगा और यमुना नदी को क्षति पहुंचाने के लिए भी मिलेगा। ये हम लोगों ने समझ लिया आर्टिकल 21। अब हम समझते हैं आर्टिकल 22, जो आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में कहीं न कहीं लोग इस तरीके से प्रशासनिक जालों का शिकार हो जाते हैं जो मनमानी तरीके से गिरफ्तारी ये बचाने के लिए काफ़ी है। तो ये जो है आर्टिकल 22 जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड द डिटेंशन इन द सर्टेन केस, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। तो गिरफ्तारी देखिए दो तरीके से होता है। पहला जो गिरफ्तारी होगा निवारक होगा, ठीक है। दूसरा गिरफ्तारी होगा दंडनात्मक होगा। दंडनात्मक, इस चीज को हम समझेंगे दंडनात्मक। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई अपराध किया है या फिर आप किसी अपराध में संलिप्त हैं या आपका किसी में एफआईआर में आपका नाम दर्ज है, तो दंडनात्मक के माध्यम से आर्टिकल 22 1 और 2 के तहत, आर्टिकल 22 के क्लॉज 22 के 1 और 2 के तहत आपको दंडनात्मक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन आपको फंडामेंटल राइट में कुछ आपको अधिकार प्राप्त हैं जिनके माध्यम से आपके हितों की रक्षा की जा सकती है। जैसे कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो सबसे पहले आपको अपने कारण जानने का अधिकार है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, कारण। दूसरा क्या है कि अपने रुचि के वकील और अपने परिवार सदस्यों से सूचना और मिलने का अधिकार है। तीसरा क्या है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है, ठीक है, जिसमें से छुट्टी और यात्रा के समय को ऐड नहीं किया जाएगा, यात्रा और समय छुट्टी को छूट दिया जाएगा। चौथा ये वैकल्पिक है, यदि आपको लग रहा है कि जो पुलिस जो है मेरे साथ शोषण कर सकती है, उनकी कोई षड्यंत्र है, तो आपके पास एक वैकल्पिक अधिकार है कि आप मेडिकल करा सकते हैं, आपको मेडिकल का अधिकार है। उसके पश्चात ये तो हो गया पुरुष के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए अलग अधिकार है। महिलाओं के लिए यदि कोई महिला है तो दंडनात्मक तरीके से जो गिरफ्तारी होती है उसमें कुछ अधिकार हैं, उनका अधिकार है सीआरपीसी की धारा 46 4 के तहत सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले किसी भी महिला की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति में रात में महिला की गिरफ्तारी करनी है तो मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य है और बिना महिला कांस्टेबल के, बिना महिला पुलिस के किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उसके पश्चात अगर किसी अपराध में कोई महिला या कोई लड़की संलिप्त है या फिर किसी घटना में संलिप्त है और उस महिला या लड़की की उम्र 15 वर्ष से कम है तो उसको थाने नहीं बुलाया जा सकता है। उसके लिए महिला पुलिस स्वयं उसके घर जाकर उसका बयान ले सकती है। तो ये सब अधिकार आपके आर्टिकल 22 में है। तीसरा जो है निवारक में हम समझते हैं प्रिवेंटिव। देखिए इसका मतलब यह है कि जब राज्य सरकार को या फिर केंद्र सरकार को यह लगता है कि कोई घटना घटित होने से पहले ही उस घटना को रोकने के लिए जो गिरफ्तारी की जा सकती है उसी को कहते हैं निवारक या प्रिवेंटिव गिरफ्तारी। इसमें होता क्या है कि जैसे आप अपने क्षेत्र में देखे होंगे कि कोई अगर अपराधी व्यक्ति है
तो अगर कोई कार्यक्रम आता है, कोई इवेंट आता है, तो उस इवेंट को शांतिपूर्ण रूप से मनाने के लिए उस व्यक्ति को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक आशंका रहता है कि यह व्यक्ति वहाँ पे खलबली मचा सकता है, कोई परेशानी क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए उस घटना को बचाने के लिए ये निवारक कानून के माध्यम से उसको गिरफ्तारी की जा सकती है। ये एक्चुअली अंग्रेज़ों के माध्यम द्वारा ये अंग्रेज़ों का कानून है। अंग्रेज़ों ने विद्रोहियों को, हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के विद्रोह को दबाने के लिए इस कानून को लाए थे कि विद्रोह होने से पहले उनको गिरफ्तार किया जा सके, शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकते, जो आज भी हमारे भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट में प्रशासनिक सेवा को मतलब कि सहज बनाने के लिए इस कानून को अभी तक रखा गया है। लेकिन इससे आपको अधिकार भी प्राप्त है। जैसे इससे संबंधित जो कानून पहली बार आया था, पहली बार जो इससे संबंधित कानून आया था, पीडीआई आया था, यानी कि प्रिवेंशन डिटेक्टिव एक्ट 1950 पीडीआई आया था। फिर आया था मीसा आया था, फिर आया था एनएसए आया था। एनएसए यानी कि मतलब कि जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी होती है एनएसए के तहत ही होता है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। अब इसमें क्या होता है कि जब इनको एक आशंका हो जाता है कि यह व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है या फिर इसके माध्यम से कोई अपराध हो सकता है, तो आशंका के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन सलाहकार समिति ने, बोर्ड ने ये अपने सुझाव में दिया था कि किसी भी व्यक्ति को 2 महीने से ज़्यादा उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर एनएसए के तहत किसी व्यक्ति को 3 महीना के अंतर्गत अगर 3 महीने से ज़्यादा अगर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उनको उस राज्य से संबंधित हाई कोर्ट के सामने पेश करना अनिवार्य है। तो यह हमने आर्टिकल 19 और 22 के तहत हमने अपने आप के अधिकारों को समझा और जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।